और ये जो बिल पास किया, क्या देश के किसानों से पूछा गया? लगभग यही सरकार थी 2018 में जंतर मंतर पे लगभग 186 कृषक संगठन जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के चारों कोनों से आकर के वहाँ पे धरना दिए थे, उन संगठनों की तरफ से भी जो 25 तारीख को रैली करने जा रहे हैं, और बिल्कुल उनका समर्थन मैं चाहूँगा कि जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे जिस पार्टी दल के समाजसेवी हों, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा तो इस हिंदुस्तान का पेट नहीं चल सकता, हिंदुस्तान स्वस्थ नहीं रह सकता, उनका समर्थन करें। मुद्दा क्या है कि ये किसानों के फसल को उन पे निगाह नहीं है, निगाह है किसानों के खेत की, उनके ज़मीन की, क्योंकि लगातार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो लाया जा रहा था उसमें सरकार फेल हुई, ला नहीं पाई। तो अब दूसरा, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, क्रूड ऑयल पूरा सस्ता हो गया दुनिया में, उसी के वजह से ये रेट जो है तय होता है। आज बताइए उस हिसाब से हमारी ईमानदारी से बताइए कि आज डीजल और पेट्रोल का रेट क्या होना चाहिए, वो नहीं के बराबर है। और आज 80, 85, 90 रुपया लीटर ये चल रहा है। बताइए आज किसान डीजल अगर 70 रुपया खरीदेंगे तो बताइए वो क्या करेंगे। मैंने शायद अपनी होश में ये पहला ऐसा देखा है कि बिना चर्चा के सदन में बिल पास हो गया ध्वनि मत से। लोगों ने, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जब वॉकआउट किया उस दौरान जल्दी जल्दी इन्होंने बिल को पास करा लिया। क्या ऐसा कभी हुआ था? मुझे तो शायद किताब खंगालने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या ऐसा कभी हुआ है, लेकिन कुछ लोगों से पूछने पे पता चला जो हमारे से सीनियर हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। राज्यसभा में हंगामे के बाद किसान बिल पास कर दिया गया, लेकिन 8 सांसद जो हंगामा किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया गया। रात भर 8 सांसद धरने पर बैठे रहे। इसके बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और अब कांग्रेस सीधी टक्कर देने के लिए तैयार है। ऐसे में हमारे साथ कुछ कांग्रेस और सपा के नेता हैं, साथ में कुछ समाजसेवी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो किसान बिल है जिस पर पूरा देश गरमाया हुआ है, आखिर ये मुद्दा क्या है और किसानों के लिए किस तरीके से हानिकारक है। और दूसरी बात यह है कि आखिर भाजपा क्यों इस बिल पर खुद को पॉजिटिव लेकर चल रही है जबकि पूरा देश इसके खिलाफ है। हमारे साथ संजय सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस बिल में क्या कमियां हैं जिसके वजह से इतना जद्दोजहद हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात कि बार बार आप सबके चैनल के माध्यम से कहा जाता है कि बहुत लोकप्रिय सरकार है, बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, तो आखिर इनकी लोकप्रियता को डर किस बात का था? अगर ये लोकप्रियता के चलते हुए सरकार कोई बिल ला रही है तो निश्चित है कि उसको जिसके मद मिला रही है किसानों से संवाद करना चाहिए था। संसद के खुले सत्र में उनको वहाँ पे जो सम्मानित सांसद उनसे बहस करनी चाहिए था, लेकिन बहुमत की आड़ में और खुले रूप से संसद का अपमान किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, और जिसको असंसदीय भाषा होगी संसद के मतलब उस लहजे में कहा जाए कि पूरे गुंडागर्दी के तौर पे ध्वनिमत से उस बिल को पारित कराया गया, जिसको लेकर के जिन सांसदों ने, कांग्रेस पार्टी के 3 सांसद हैं, विपक्षी दलों के और भी सांसद हैं, लगातार विरोध किए और इनको सस्पेंड कर दिया गया। जहाँ पर उन सांसदों ने पिछली रात संसद के हाथे में ही महात्मा गांधी जी के शरण में वहाँ पे लोकतंत्र बचाने के लिए वहाँ पे धरना भी दिया, जो कि संसदीय मर्यादा के अनुकूल है और लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार वो धरने पे बैठे हैं। बात ये आती है कि लगातार इस कोरोना काल में जहाँ बार बार आपके मोबाइल फ़ोन उठाइए, बार बार ये कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी हो तो अपने घर से बाहर निकलिए। एक तरफ भारत सरकार का जो दूरसंचार विभाग है इस तरह की न्यूज़ें देता है, यानी कोरोना का जो चक्र हमारे देश में है, महाचक्र है, उससे हम निकल नहीं पाए। दूसरी तरफ ये सरकार लोगों की ज़िंदगी और मौत के बीच में जो लोग जूझ रहे हैं उस पर चर्चा नहीं करती, सबसे पहले वर्चुअल रैलियां करती हैं। मतलब इस सरकार ने चुनाव की घोषणा और चुनाव की तैयारी सबसे पहले शुरू कर दी। इनके लोग जहाँ जहाँ लगातार आपने देखा कि रैलियाँ करते हैं, मीटिंगें करते हैं, इनके ऊपर कहीं भी कोई कानूनी हथकंडा, महामारी एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसको देखते देखते इन्होंने देश की जनता को आज 6 महीने में यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, जहाँ प्रतिदिन 1 लाख लोग संक्रमित मिल रहे हैं और लगभग 1200 से 1500 लोग मर रहे हैं। 80,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। आज हम अमेरिका के बाद दूसरे देश हैं। इस समय जहाँ बार बार ये कहा गया कि ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा संकट का काल है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इस एक तरह से कह लीजिए कि कोरोना जैसी आपातकाल स्थिति में उसको भी अपने राजनीतिक दृष्टि से उसको भी भुनाने का काम कर रही है। और लगातार आप देखिए कि इसी कोरोना काल में
आपको ट्रेन बेचने का काम किया, आपके BPCL को बेचने का काम किया, आपके 25% LIC के जो उसको बेचने का, शेयर को बेचने का काम खुले मार्केट में सीधे वो पूंजीपति मित्रों के लिए किया। तो लगातार एक बेचने का क्रम ये सरकार शुरू रखी है। तो ऐसे समय में जहाँ संसद का मानसून सत्र, पहले ये कहा गया कि कोई सवाल नहीं पूछ सकते, मतलब लोकतंत्र में आप बताइए प्रश्नकाल नहीं होगा तो फिर वहाँ पे संसद का सत्र किस बात का। लेकिन कम से कम आप अगर एक बहुत लोकप्रिय बिल को ला रहे हैं तो उस बिल पे कम से कम चर्चा होनी चाहिए। और ये जो बिल पास किया, क्या देश के किसानों से पूछा गया? लगभग यही सरकार थी 2018 में जंतर मंतर पे लगभग 186 कृषक संगठन जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के चारों कोनों से आकर के वहाँ पे धरना दिए थे, उन संगठनों की तरफ से भी जो 25 तारीख को रैली करने जा रहे हैं, और बिल्कुल उनका समर्थन मैं चाहूँगा कि जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे जिस पार्टी दल के समाजसेवी हों, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा तो इस हिंदुस्तान का पेट नहीं चल सकता, हिंदुस्तान स्वस्थ नहीं रह सकता, उनका समर्थन करें। दूसरी तरफ किसी भी विपक्षी दल के नेताओं ने राज्यसभा में बात क्या थी कि इन्हीं के दल की नेता जो सिमरनजीत कौर हैं, अकाली दल ने इनका समर्थन छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा कि पंजाब हरियाणा का चुनाव, पंजाब हरियाणा का किसान हमें माफ़ नहीं करेगा। इनके ही दल के लोग राज्यसभा में इनके पीछे थे, जो इनके साथ थे उनका साथ नहीं दे रहे थे। सरकार को पूरी तरह से मालूम था कि बहुमत राज्यसभा में इनका कम है और राज्यसभा में अगर ये बिल लाया जाएगा तो खारिज हो जाएगा, और अगर इस बात का डर था उनको चर्चा करानी चाहिए। राजनाथ सिंह से सहित आज तमाम 6 लोग आकर के तुरंत आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने इतना ही कहा कि साहब आपका बिल बहुत बढ़िया था, तो आप ये क्यों नहीं जोड़ दिए कि MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको आप उस बिल में जोड़ देते। ये सदन के बाहर आते हैं तो बहुत हास्यास्पद स्थिति है। ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं और रक्षा मंत्री जी कहते हैं, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी कुनबे के नेता हैं सब कहते हैं MSP नहीं हटेगी, मंडी नहीं हटेगी। तो आप अगर नहीं हटेगी तो आप कह दीजिए ना उस सदन में जो आपने कानून पास किया है उसमें MSP की चर्चा नहीं है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि MSP कभी कहीं लिख कर पिछली सरकारों ने दिया ही नहीं। भाई पिछली सरकारों ने तो जो गलतियां की उसकी सजा जनता ने उनको दे दी। अगर उन्होंने MSP का नामक शब्द उसमें नहीं जोड़ा बिल में, तो आपने क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि इनके नीयत में खोट है। और नीयत में खोट इसलिए है कि जो 3 बिल इन्होंने पारित किए, पहला बिल इन्होंने कहा कि किसान अपने माल को, अपने उत्पादन को कहीं भी बेच सकता है। आप बताइए, क्या कश्मीर का जो सेब उगाने वाला जो किसान है, क्या उसके सेब बिहार में आके नहीं बिकते? क्या वहाँ पे जो अखरोट बनाने वाला किसान है, क्या उसके यहाँ पे नहीं बिकते? क्या यहाँ पे हमारा जो बिहार का व्यापारी धान पैदा करता है और उत्तर प्रदेश का, क्या ये पंजाब में धान नहीं जाता? या बंगाल में जो लोग जूट पैदा करते हैं, क्या वो जूट जाकर कर्नाटका नहीं जाता? तो ये कौन सी एक नई बात करते हैं कि पहली बार हो रहा है? ये झूठे लोग हैं, ये तो होता रहा है। अब उसमें इन्होंने क्या कहा कि मंडियों में किसान नहीं बेच पाएगा, बाहर के व्यापारी बेच पाएगा। हमें मालूम है, मैं नॉन रेजिडेंशियल किसान हूँ, मतलब मैं अपने गांव में नहीं रहता हूँ, लेकिन अपने गांव में मैंने अपने अधिया पे, बटाई पे देकर के अपनी खेती कराते हैं। पहली बात ये है कि आप हमको MSP नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए बार बार बात कही गई कि हमें अगर MSP मिलेगी, किसान को अगर MSP मिलेगी तो निश्चित है कि किसान आत्महत्या नहीं करेगा, उसके फसल का 1.5 गुना दाम मिलेगा। और ये आज की बात नहीं है, यही भारतीय जनता पार्टी है जो 2013 में जब UPA 2 की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इस पे जांच बैठाई थी, क्योंकि लगभग 13 वर्षों में करीब लाखों किसान आत्महत्या करके मरे थे। तो इस जांच पे जो बैठाई गई, कमीशन बैठा, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर किसानों के फसलों के लागत मूल्य का 1.5 गुना उनका कीमत दे दिया जाए तो किसानों की मृत्यु रुक सकती है। लेकिन ये सरकार 14 में आती, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कहती है कि सत्ता में आते ही हम तुरंत जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसी के अनुसार किसानों को MSP देंगे। जान के बड़ा दुख होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सीधे वहाँ पे एफिडेविट दाखिल करती है, कहती है कि हम स्वामीनाथन आयोग के तहत हम किसानों को उनकी फसल का 1.5 गुना नहीं दे सकते। ये वो झूठ है। और फिर झूठ क्या बोला जाता है, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि C2 फार्मूले के तहत, मतलब उसमें जो आंकड़ा है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसमें C2 फार्मूले के तहत ये था कि हम MSP जोड़ करके दे रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज ही आप अखबार पढ़िए, 50 रुपये इन्होंने गेहूँ की MSP बढ़ाई है। तो सबसे बड़ी बात थी कि MSP को लेकर के जो लगातार किसान पूरे देश में हड़ताल लेकर, और MSP की सबसे मज़ेदार बात आपको बताऊँ, 23 फसलों पे इसी सरकार ने कहा कि 23 फसलों पे हम MSP देंगे। देते किस पे हैं
केवल अभी धान की खरीद करने जाएंगे, क्योंकि उसका नियम 1 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक धान की खरीद होती है। कपास में एमएसपी नहीं देते। भाई आज महाराष्ट्र में कौन किसान है? कपास का किसान आत्महत्या करता है, कर्नाटका में करता है। आप 23 फसलों पर एमएसपी देने का काम करना था, उस पर आपने चर्चा नहीं की और आपने कहा एमएसपी जारी रहेगी। मुद्दा क्या है कि ये किसानों के फसल को उन पे निगाह नहीं है, निगाह है किसानों के खेत की, उनके ज़मीन की, क्योंकि लगातार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो लाया जा रहा था उसमें सरकार फेल हुई, ला नहीं पाई। तो अब दूसरा, और इसमें जो 3 बिल हैं, जो तीनों बिल कितने खतरनाक हैं। पहला ये कह रहे हैं कि मंडियों में आप नहीं, आपके बाहर भी माल बिकेंगे। आप ये बताइए, जब व्यापारी, मंडियाँ सुस्त अवस्था में हो जाएंगी, मंडियों का संचयन जब सरकार के दृष्टि से हल्का हो जाएगा, तो बाहर व्यापारी आपका दाम तोड़ता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार। 14 साल से बिहार में वहाँ पे मंडी नहीं है, एमएसपी नहीं मिलती। और एमएसपी की प्राइस जो ज्वार की है, मक्के की है, 1850 रुपये प्रति कुंटल था, और वही बिहार में 800-900 रुपया कुंटल बिहार के किसानों ने बेचने का काम किया। तो वहाँ भी तो व्यापारी खरीद रहा था, जो आज ये सरकार कह रही है। क्या इनको बिहार नहीं दिखाई दिया? तो इसलिए व्यापारियों के हित में। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिसको ईसी एक्ट कहते हैं, 1955 का एक्ट है, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी व्यापारी अगर आवश्यकता से अधिक उत्पादक वस्तुओं का, किसानों के उत्पादक वस्तुओं का उसका भंडारण करेगा तो इसी एक्ट के तहत वो गुनाहगार होगा, यानी वो कालाबाजारी कर सकता है। वो इसको लेकर के ज़्यादा दूर मत जाइए। इसी कोरोना काल में हमने देखा कि प्याज की कालाबाजारी हुई, आटे की कालाबाजारी हुई, छापे डाले गए। अब इसको, उस इलीगल कानून को लीगलाइज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यापारी चाहे जितने भी अनाज खरीद ले, गेहूं खरीद ले, चावल खरीद ले, ज्वार खरीद ले, बाजरा खरीद ले, वो लीगल होगा। तो कल को वो कालाबाजारी करेगा तो कहेगा ना कि हमने तो सरकार के कानून के अनुसार हमने माल का भंडारण कर लिया। बेचना उसको है, वो सस्ते में खरीदेगा। किसान सस्ते में इसलिए बेचता है, एमएसपी उसको नहीं मिलती है क्योंकि उसके पास साहूकार का कर्जा रहता है, बिजली का कर्जा रहता है, बैंक का कर्जा रहता है, उसके पास बीज का कर्जा रहता है, उसके पास खाद का कर्जा रहता है। इसलिए सोचता है कि मेरी फसल जो तैयार हो गई है इसका जल्दी दाम मिल जाए, इसलिए एमएसपी की बात नहीं करते हैं। वो व्यापारी इनको पहले तोड़ देगा, दूसरी तरफ वो व्यापारी इनके भंडारण करेगा। और आपने देखा कि आज 2000 रुपये कुंटल गेहूँ है एमएसपी, आटा कितने में है? 40 रुपये। इस देश का किसान जिस दिन गेहूं से आटा बनने का अंतर जान जाएगा, कोई भी सरकार माफ़ करे उनको ठग नहीं पाएगी। यही सबसे बड़ी चैन है। और तीसरा, इन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये कह रहे हैं कि किसान से बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या जो फार्मिंग सेक्टर में आने वाले जो पूंजीपति हैं, वो उनके किसान को एक बंध पत्र पे लेंगे। इसमें दुखद क्षण क्या है? इसमें मान लीजिए कि मैं अगर 5-10 एकड़ के ऊपर का किसान हूँ, क्योंकि इसमें जो हमारा सीमांत किसान है, जो 2 एकड़ के नीचे, जिसमें हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि 80% से ज़्यादा 2 एकड़ के नीचे वाले किसान हैं, मतलब आप उनको किसान की भी मुझे लगता है परिभाषा देंगे तो गलत होगा, क्योंकि वो असली देखा जाए तो वो एक तरह से खेत मजदूर हैं, जो अपने खेत के मालिक भी और मजदूर भी हैं, वो किसान भी नहीं कहे जा सकते। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? अगर बड़े काश्तकारों की ज़मीन ये कंपनियाँ लेंगे, इनके मालिक लेंगे, तो निश्चित है कि उनके जो फसल उगाएंगे कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जैसे मैंने भी कहा कि मैं नॉन रेजिडेंशियल किसान हूँ, अपने गांव में नहीं रहता, लेकिन अपनी बटाई दे दिया हूँ, अपने अधिया पे दे रखा है। वो जो छोटे छोटे हमारे श्रमिक हैं वो मर जाएंगे, अब कल को उनका पलायन होगा। आज स्थिति ये है कि बड़े बड़े महानगरों में कार्य नहीं है। दूसरा क्या है कि जो एग्रीमेंट करने आ रहा है वो एग्रीमेंट के समय कह रहा है कि आपकी फसल तैयार होगी तो इतना दाम देंगे। उसकी फसल अगर बर्बाद होगी वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? और नहीं खरीदेगा, एग्रीमेंट तोड़ सकता है। तो पता चलता है साहब, जो सबसे ज़्यादा काला कानून इसमें है, इस कानून के तहत, कि हम अपनी आवाज़ ज़िले के न्यायालय में नहीं ले जा सकते, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हम कहाँ जाएंगे? उसी सरकार के अधीन जो काम करने वाला प्रशासनिक अधिकारी है, जिला अधिकारी है, वो हमारे क्षेत्र के एसडीएम को सुपुर्द कर देगा कि चाहे आपके ज़मीन के साथ वो खिलवाड़ करे या फसल पैदा होने पे आपके फसल का दाम न दे, आप अपना मुकदमा कहाँ लेके जाएंगे? कोर्ट में नहीं जाएंगे। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, क्रूड ऑयल पूरा सस्ता हो गया दुनिया में, उसी के वजह से ये रेट जो है तय होता है। आज बताइए, उस हिसाब से हमारे ईमानदारी से बताइए कि आज डीजल और पेट्रोल का रेट क्या होना चाहिए? वो नहीं के बराबर है। और आज
80, 85, 90 रुपया लीटर ये चल रहा है। बताइए, आज किसान डीजल अगर 70 रुपया खरीदेंगे तो बताइए वो क्या करेंगे? ट्रैक्टर महंगा हो जाएगा, गरीब किसान कहाँ से ले? तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही अत्याचार हो रहा है। और इसके लिए मैं तो ये कहूँगा, खास करके राष्ट्रपति महोदय से मैं अपील करूँगा, एक नागरिक होने के नाते, कि अभी आपका सिग्नेचर बाकी है, आप न करें तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी इस पर दस्तखत में। और ये काला कानून है, इसका हम लोग और अभी जो 25 तारीख को जो आंदोलन देश के किसान छेड़ने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग तन मन में तैयार हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पहले देश है, उसके बाद है, पहले इस देश के किसान है, उसके बाद सब कुछ है। इस नौजवान ने सब कुछ, ये नहीं होगा, ये बहुत हो गया। अब ये है कि अब चुनाव आने वाला है, चुनाव जब भी आना ही है, कब तक आप करोगे? आप किसी को हम सवाल नहीं करेंगे। हम अगर आपसे सवाल करते हैं तो हमको देशद्रोह बताते हो। अरे हम हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, गलती से वक्त भी मसल डालेंगे। हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डाला है, हम जिसको चाहेंगे बदल डालेंगे। हम हक के शहदाई हक की बात करेंगे, और मौत बरहक है, इससे नहीं डरने वाला। मौत तो जब होना है आ जाएगी, चली जाएगी, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं होगी। ये किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ के रहेंगे और हर तरह से किसानों को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय जवान। सरकार जिस हिसाब से दबाना चाह रही है, कुछ छुपा नहीं है। कोई भी, मैंने शायद अपनी होश में ये पहला ऐसा देखा है कि बिना चर्चा के सदन में बिल पास हो गया ध्वनि मत से। लोगों ने, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जब वॉकआउट किया, उस दौरान जल्दी जल्दी इन्होंने बिल को पास करा लिया। क्या ऐसा कभी हुआ था? मुझे तो शायद किताब खंगालने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या ऐसा कभी हुआ है, लेकिन कुछ लोगों से पूछने पे पता चला जो हमारे से सीनियर हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो काला कानून के तहत तो ये एक तरीके से ये बिल पास हो गया। और जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि अगर इतना ही लोकप्रिय बिल था तो उस पर 2 दिन चर्चा चली होती। आराम से आप चर्चा के बाद अगर वही आप वोटिंग करा लिए होते, एक अंदाज लग जाता कि आप के समर्थन में लोग हैं या नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर तरीके से इस सरकार जो चाहती है, हर तरीके से सिर्फ दबाने का काम कर रही है। चाहे वो आप बिल के माध्यम से ले लें या पूंजीपतियों के हाथ में ही ये खेलती हुई सरकार है। आक्रोश है किसानों का आक्रोश तो शायद हमसे ज़्यादा आप लोग भी देख रहे होंगे। पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा शुरू हो चुका है। आप 2 ही एक दिन में देखेंगे कि यूपी के भी किसान निकल पड़े हैं, और हर किसान तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। एमएसपी के ऊपर जो बातें हुई, कल रात में आ गया 50 रुपये, 55 रुपये क्विंटल दाम आपने बढ़ा दिया। अब तक एमएसपी का रेट क्यों नहीं बढ़ाया था? बिल लाने के दूसरे ही दिन ये आंदोलन को दबाने की एक रणनीति के तहत गवर्नमेंट ने ऐसा किया, लेकिन ये आंदोलन दबने वाला तो नहीं है। इसका खामियाजा तो अब इसके असर अभी आप 2 दिन बाद देखेंगे। एक बात समझिए बात को, मान लीजिए जैसे ये मंडी सिस्टम तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, और एपीएमसी मंडी सिस्टम ख़त्म होने के बाद, और ये इनका कहना ये है कि ये कमीशन खोरी बंद करेंगे। और कमीशन खोरी किससे बंद करेंगे? उस अड़तिया का जो दिनों रात धूल फाक रहा है, जिनके वजह से हमारे आपके घरों में सब्जियां पहुंचती हैं, और वो पैसा कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास भी टैक्स के रूप में आता है। वो ख़त्म करेंगे। वो ख़त्म करने के बाद जब उनके पास फिर उनके भंडार में जो है जब पैसे नहीं आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं घुमा के या फिर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाएंगे। फिर वो साइकिल चलेगा। फिर वो जो बेचारा किसान है, जिसे आप कह रहे हैं कि वो पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, फिर बेचने के लिए वो ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करेगा, और उस ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए उसे डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी, और उस डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। और अभी हालांकि आसमान छू रहा है, अब आसमान चीर जाएगा। देखिएगा, अब आसमान चीर जाएगा। वो अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, आपको समझना चाहिए, लेकिन आप समझते नहीं हैं। आप बिना पढ़े लिखे लोगों को बैठाए हुए हैं। जब आपको उसकी जानकारी नहीं होगी तो आप उस पर कार्य करेंगे कैसे? तो जिस हिसाब से ये काला कानून आया है किसानों के लिए, पंजाब में जिस हिसाब से लाठियाँ चलाई जा रही हैं बॉर्डरों पर, बिहार में जिस तरीके से हो रही घटनाएं हो रही हैं, बिहार में चुनाव आ रहा है तो वहाँ ये पैकेज देंगे, और इनके किसानों के लिए कोई पैकेज नहीं है। छोटे जो किसान हैं, जो छोटे पूंजी के किसान हैं, जिनके 2 कट्टे 3 कट्टे की जो ज़मीनें हैं,
वो जब व्यापार करने जाएंगे तो पहले तो ये लोन लेते हैं, ट्रैक्टर के लिए उधार लेते हैं, बीज के लिए उधार लेते हैं, उसके बाद जब इनके फसल होती है ये बेचते हैं तो इसका ये बकाया राशि देते हैं, ब्याज दर देते हैं। ये जब इनकी फसल होंगी नहीं, ये मतलब कि अपने ही ज़मीन पर बंधुआ मजदूर बन के काम करना, इस सरकार की ये नीतियों से अब जो हमारे किसान भाई हैं इनकी आत्महत्या करने की तेज़ी बहुत तगड़ी बढ़ती चले जाएगी। इसका भी पूरा विरोध हमारे किसान भाई जब कर रहे हैं तो ये तानाशाही सरकार बॉर्डरों पे इनके फुहारे पानी के बौछारें, डंडे, गोजी, लाठियां मार रही हैं। तो आपने देखा कि जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि ये सरकार किसानों की हितैषी एकदम भी नहीं है, और यही वो मुद्दा है किसानों का जिसके बाद आने वाले चुनावों में किसान ही इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।